तो सर क्या मानते हैं आप, सरकारी पद में आप हैं तो क्या आप यहाँ पे ज्यादा पावर महसूस करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा महसूस करते हैं? देखिए, जो युवा सिविल रेलवे सर्विस का सपना देखते हैं उन्हें सबसे पहले कौन सी सच्चाई जाननी चाहिए? तो सर आप जैसे आपके अंदर बहुत लोगों का टीम होगा तो आप वहाँ पे फियर का इस्तेमाल करते हैं या ट्रस्ट का? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ अपने लिए जीवन जिया जाए ये मानव जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हम्म। अगर आप जिस समाज से आए हो, जिस गांव से, जिस मिट्टी से निकल कर आए हो, उस मिट्टी के लोगों का भी फर्ज आपको अदा करना चाहिए। और मैं ये नहीं कहता कि आप भगवान हैं, सारी समस्याओं का समाधान आपके पास है, लेकिन ईमानदारी से प्रयास करिए कि आपके चलते समाज के कुछ लोगों का जीवन स्तर में अगर सुधार आता है तो प्रयास जरूर करना चाहिए। अपने देखिए, मैं आपको पहले भी बोला कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके पास जो टीम होती है उस टीम के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ता है जी। क्योंकि एक आदमी सब कुछ नहीं कर सकता है। तो आप अच्छे नेतृत्वकर्ता तब होते हैं जब आपके पास एक मजबूत टीम होती है, और मजबूत टीम तब बनती है जब आपके टीम के हर सदस्य के ऊपर आपका विश्वास होता है। तो ट्रस्ट जरूरी है। फियर, डर से आप नहीं करा सकते, डर से आप कोई अच्छा काम नहीं करा सकते, डर से आप क्षणिक रिजल्ट ले सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी व्यवस्था में परमानेंट चेंजेस की जरूरत है और व्यवस्था को परिवर्तित करना चाहते हैं तो समाज या प्रशासनिक अमला के बीच आपको ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, विश्वास के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। नमस्कार देशवासियों, मेरा नाम मनीष यादव है। आज के इस विशेष पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमने ये सफर दिल्ली से शुरू किया था, फिर हमने बिहार इलेक्शन में भी जितने भी पॉलिटिशियन है उसके अलावा भी जो सोशल वेलफेयर में अच्छा काम करते हैं उन लोगों से मैंने पॉडकास्ट के माध्यम से मिलाने का प्रयास किया था। इसी बीच मुझे पता चला मेरे मित्र के द्वारा जो बलिया के हैं, उन्होंने मुझे बताया कि हमारे यहाँ बिल्कुल सिंपल, जैसे आप कह सकते हैं मिडिल क्लास फैमिली से निकलकर कैसे एक बच्चा 90s के टाइम में अपने पढ़ाई को तवज्जो देता है और आगे चल के वो यूपीएससी जैसे एग्जाम क्लियर करके रेलवे में सेवा दे रहे हैं। सेवा देना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि हर कोई अपने अपने फील्ड में सेवा देता ही है, लेकिन सेवा देने के अलावा समाज को हम वापस क्या दे सकते हैं? ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो जहां से निकलते हैं वहां के बारे में सोचते हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो पूर्वांचल के लोग हैं वो विस्थापित होके माइग्रेट करके कोई दिल्ली, कोई अलग अलग जगह पे चला जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत कम ही लोग होते हैं जो वापस आके अपने समाज को कुछ लौटाना चाहते हैं। उसी में से एक निर्भय नारायण सिंह जी हैं, जो बलिया जैसे वीरों की धरती से निकले हुए हैं। तो इन्हीं से आज इनके जर्नी के बारे में मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहूंगा। सबसे पहले सर आपका बहुत स्वागत है। आप अपने शब्दों में दर्शकों को जरा बताइए कि आपका परिचय क्या है। धन्यवाद आपको इतना दूर से आकर के मुझे अपने लोगों से जुड़ने का मौका देने के लिए। सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए हर दर्शक को मैं नमस्कार बोलता हूं। और मेरा नाम निर्भय नारायण सिंह है। मैं बैरिया विधानसभा एक है जो बैरिया तहसील के रूप में भी जाना जाता है, बलिया का पूर्वी छोर जो बिहार से सटा हुआ है और दो नदियों के बीच में है, सरजू नदी और गंगा नदी के बीच में स्थित है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और मैं एक सामान्य किसान परिवार से हूँ और मैंने स्कूलिंग हमारी प्रारंभिक पढ़ाई गांव से हुई है और ग्रेजुएशन में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। और प्रथम नौकरी में प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक के तौर पर शुरू किया और अंतिम जर्नी मेरी यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने के बाद भारतीय रेल सेवा में मैं हूँ। बिल्कुल सर। बलिया जैसे जड़ों से निकलकर भारतीय रेल जैसे विशाल तंत्र तक पहुंचना, इस यात्रा को आप व्यक्तिगत रूप से कैसे देखते हैं? लगभग 25 साल की नौकरी पूरी हो चुकी है मेरी भारतीय रेलवे में और मैं इसको एक बहुत ही सुखद यात्रा समझता हूँ। और सुखद भी है, आनंददायी भी है, प्लस बेमिसाल मैं बोल सकता हूँ क्योंकि 25 साल में हमने रेलवे की सेवा के अलावा, देश सेवा के अलावा अपने लोगों के बीच में भी हमने वो सारे काम किए जो हमारे बचपन से सपने थे। तो हमने समाज और सेवा दोनों को जो है जोड़कर रखा और प्राथमिकता के तौर पे हमने दोनों के साथ इंसाफ किया। बिल्कुल सर। तो सर क्या आप मानते हैं कि जब एक बच्चा बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से निकलता है तो वो ग्राउंडेड ज्यादा होता है अगर कोई सेवा में हो तो? देखिए, ये बात आपने सही कहा क्योंकि जो आदमी सामान्य परिवारों से आते हैं वो जीवन के संघर्ष बचपन से ही देखते चले आते हैं, तो उनके अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज के अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। जब आपका पास प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, जो ग्राउंड पे समाज में क्या चल रहा है उसकी जानकारी आपके पास होती है, तो आप सेवा में, अपनी सर्विसेज में अच्छी डिलीवरी कर लेते हैं। बिल्कुल।
तो ग्राउंडेड होने से संवेदनशीलता और लोगों की संवेदना को समझना, उनकी भावनाओं को समझना आसान होता है। और जहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज और थ्योरेटिकल नॉलेज दोनों एक जगह होती है, वहाँ पे बेहतर आउटपुट, बेहतर परिणाम निकलता है। तो सर, जैसे कि सेवा में आने के पहले आपके लिए सफलता का क्या मायने था, और आज आप जब सेवा दे रहे हैं तो क्या आपके लिए सफलता का जो परिभाषा है बदल गया है? जी, बात सही बोल रहे हैं। बचपन में जब हम लोग पढ़ाई करते थे और सामान्य किसान परिवार से थे, तो उस समय चूंकि समाज अर्थ प्रधान है और अर्थ प्रधान समाज में एक बेरोजगार बच्चा जो सामान्य परिवार का है, जिसके पास कोई आय का स्रोत नहीं है, तो उसके लिए सफलता का सबसे बड़ा लक्ष्य जो होता है वो एक अच्छी नौकरी पाना होता है। जो सामान्य बच्चों में होता, वो मेरे अंदर भी था। लेकिन जैसे जैसे नौकरी में मैं आया और देश दुनिया सब देखने के बाद, हर समाज में जो बैठने उठने के बाद जो अनुभव हुआ, जो प्रशासनिक अनुभव हुआ, और जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के होने के नाते जो शैक्षणिक अनुभव गांव की और शहरों की थी, उसके बाद मुझे निष्कर्ष निकला कि अर्थ प्रधान समाज जरूर है और नौकरी पाना जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। एक पक्ष हो सकता है, मनुष्य का समग्र विकास होना चाहिए। समग्र विकास में उसका आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और अंत में आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए, तब जाकर के मनुष्य का जीवन पूर्ण होता है। तो बचपन में हम लोग अर्थ प्रधान समाज में रहते हैं, इसलिए सफलता का एक मापदंड हम एक सरकारी नौकरी मान लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। सरकारी नौकरी या निजी क्षेत्र की नौकरी पाना एक माध्यम हो सकता है, लेकिन जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। जीवन जीने का वो एक माध्यम हो सकता है। तो सर, क्या मानते हैं आप, सरकारी पद में आप हैं तो क्या आप यहाँ पे ज्यादा पावर महसूस करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा महसूस करते हैं? देखिए, आप अगर इसको एडमिनिस्ट्रेटर का हिंदी में अगर अनुवाद करेंगे तो नौकरशाह होता है जी। तो नौकरशाह, सरकार के अधीन आप नौकर। सरकार कौन है? जनता। तो जिम्मेदारी ज्यादा होती है, पावर तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि पॉलिसी तो गवर्नमेंट बनाती है, उस पॉलिसी को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो पावर नाम की कोई चीज नहीं होती है, जिम्मेदारी होती है कि सरकार ने आपको जिस काम के लिए रखा है, उस काम को अगर आप ठीक से नहीं करते हैं तो वो नाइंसाफी होती है, और जिम्मेदारी पूर्ण कार्य करने के लिए अधिकारियों की जरूरत है। तो सर, क्या मानते हैं आप, प्रभावी नेतृत्व के लिए हमेशा शक्ति जरूरी है कि संवेदनशीलता भी उतनी ही जरूरी है? देखिए, शक्ति की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप संवेदनशील हैं और लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, तो आप सामान्य जनता की भावनाओं को समझते हैं और अपने कर्मचारी अधीनस्थ अधिकारियों की भावनाओं को समझते हैं। तो एज ए टीम, एक टीम के रूप में आप काम करेंगे तो आपको शक्ति की जरूरत नहीं होगी। आप अधिकारी हैं तो आप नेतृत्वकर्ता हैं। नेतृत्वकर्ता का व्यक्तित्व प्रेरणाजनक होना चाहिए, प्रेरणादायी होना चाहिए। अगर आपका व्यक्तित्व प्रेरणादायी है तो आप अपने निचले लोगों से आप अच्छे से काम करा सकते हैं और जनता के साथ भी अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं। तो सर, आप जैसे आपके अंदर बहुत लोगों का टीम होगा, तो आप वहाँ पे फियर का इस्तेमाल करते हैं या ट्रस्ट का? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको पहले भी बोला कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके पास जो टीम होती है, उस टीम के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ता है जी। क्योंकि एक आदमी सब कुछ नहीं कर सकता है। तो आप अच्छे नेतृत्वकर्ता तब होते हैं जब आपके पास एक मजबूत टीम होती है, और मजबूत टीम तब बनती है जब आपके टीम के हर सदस्य के ऊपर आपका विश्वास होता है। तो ट्रस्ट जरूरी है। फियर, डर से आप नहीं करा सकते, डर से आप कोई अच्छा काम नहीं करा सकते, डर से आप क्षणिक रिजल्ट ले सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी व्यवस्था में परमानेंट चेंजेस की जरूरत है और व्यवस्था को परिवर्तित करना चाहते हैं, तो समाज या प्रशासनिक अमला के बीच आपको ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, विश्वास के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सर, क्या आप मानते हैं कि सरकारी तंत्र में एथिकल बने रहना कठिन होता है? देखिए, मैं ये नहीं मानता कि सरकारी तंत्र और प्राइवेट सेक्टर में, ये आपके परिवार की मर्यादा और संस्कार से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अगर आपका परिवार बचपन से आपने एक मर्यादित जीवन जिया है और परिवार में आपके अच्छे संस्कार है, तो आप नौकरी में या बिजनेस में या निजी क्षेत्र में कहीं भी जाएंगे तो आप मर्यादा और संस्कार के अंदर रह करके नैतिकता के साथ आप अच्छे से काम कर सकते हैं। तो इसका किसी व्यक्ति से, किसी संस्था से इसका कोई संबंध नहीं है, ये पारिवारिक पृष्ठभूमि से संबंध होता है। सर ठीक है, ये सब बातें तो कहने में बहुत अच्छी लग रही हैं, पर क्या आप मानते हैं कि कभी कभी कोई ईमानदार अधिकारी जो होता है अकेला भी पड़ जाता है? बात सही आप बोल रहे हैं, इससे मैं सहमत हूँ। इसलिए सहमत हूँ
कि सिस्टम अर्थ प्रधान है, पूरी व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था अर्थ प्रधान है। तो उसमें हो क्या रहा है कि अब बहुत ईमानदारी से आप कार्य करते हो तो मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी के जो लोग हैं, जो मेजॉरिटी में हैं, वो वहाँ पे उतने एथिकल नहीं है, जिसके चलते आपको काम करने में परेशानी होती है। लेकिन ईमानदारी में वो नैतिकता होती है, नैतिक बल होता है कि अगर आप प्रयास करेंगे तो व्यवस्था जरूर परिवर्तित होती है। हाँ सर, तो जैसे ड्यूटी में तो जो आप अपना कार्य है उसको आप अच्छे से निभाते ही हैं, ड्यूटी से बाहर समाज के लिए काम करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? देखिए, मैं जिस गांव से आया हूँ, मेरा गांव दो नदियों के बीच में है, स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे के बीच में है। एक नेशनल हाईवे 4-5 किलोमीटर पे है, स्टेट हाईवे 4-5 किलोमीटर। बचपन से मैं वहाँ पे अभाव, टूटी फूटी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव देखते हुए मैं आया हूँ और उस सारे संघर्ष को हम लोगों ने झेला है। तो नौकरी में आने के बाद मेरे मन में एक चाहत थी कि नौकरी तो मैं कर रहा हूँ, राष्ट्र सेवा कर रहा हूँ और नौकरी से जो भी हमारी व्यवस्थाएं हैं वो हमारा परिवार तो ठीक हो गया, लेकिन सिर्फ अपने लिए जीवन जिया जाए ये मानव जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अगर आप जिस समाज से आए हो, जिस गांव से, जिस मिट्टी से निकल कर आए हो, उस मिट्टी के लोगों का भी फर्ज आपको अदा करना चाहिए। और मैं ये नहीं कहता कि आप भगवान हैं, सारी समस्याओं का समाधान आपके पास है, लेकिन ईमानदारी से प्रयास करिए कि आपके चलते समाज के कुछ लोगों का जीवन स्तर में अगर सुधार आता है तो प्रयास जरूर करना चाहिए, अपने लोगों के बीच में जरूर जाना चाहिए, अपने समाज के लिए जरूर कुछ करना चाहिए। तो सर, क्या आप मानते हैं कि सोशल वर्क जो होता है वो आपको एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर बनाता है? जी, इससे मैं सहमत हूँ, क्योंकि समाज से जब आप जुड़ेंगे तो समाज की समस्याओं का वास्तविक एनालिसिस आप कर सकते हैं। समस्याओं के तह तक जाकर के आप समझ सकते हैं कि एक्चुअल में समस्या का मूल कारण क्या है। और जब आपको प्रशासनिक दायित्व पे जब आप रहेंगे तो उन समस्याओं के जड़ में जाकर के उसके अस्थायी समाधान आप कर सकते हैं। अगर समाज से जुड़े हुए हैं तो उसके लिए आपको संवेदनशील होगा और जड़ से जुड़ करके जो भी नियम, कानून, पॉलिसी बनती है उसका बेहतर इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। सर, बलिया जैसे क्षेत्र, आप उसमें बैरिया विधानसभा से आते हैं, तो वहाँ आपको सबसे बड़ी सामाजिक चुनौती क्या लगती है जिस पे आप काम करना चाहेंगे या कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए, हमारे बैरिया जो बलिया जिला का तहसील है, वहाँ पे 3-4 प्रमुख समस्याएं हैं जिसको लेकर के मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। उसमें जो सबसे बड़ी प्रमुख समस्या है कि हमारे यहाँ शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता थोड़ी कम है और सरकार तो अपने स्तर पे बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन उसमें सामाजिक सहभागिता की भी जरूरत है। लोगों के अंदर जागरूकता कम होने की वजह से बच्चों को पढ़ाई पर विशेष ध्यान नहीं देते। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं, किस विषय में अच्छे हैं, किस विषय में कमजोर हैं, जिस विषय में कमजोर है उसको कैसे ठीक किया जाए। अध्यापक के साथ संवाद गार्जियन नहीं स्थापित कर रहे हैं, जिसके चलते बच्चे पास तो हो जाते हैं न, लेकिन वो अपने विषय का एक्सपर्ट नहीं बन पाते हैं। और जो तकनीकी शिक्षा ले रहे हैं वो स्किल्ड मैन पावर के तौर पर डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। उसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि एक तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, दूसरा जो है हमारे क्षेत्र के युवाओं का पलायन है, जो दूसरे प्रदेशों में जाकर के फैक्ट्रियों में 12 घंटा 14 घंटा काम करते हैं, उससे उनकी दाल रोटी चलती है और उनके सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, उनके परिवार का कुछ भी नहीं होता है। तो मेरा ये मानना है कि शिक्षा के प्रति जागरूकता लाना हमारे क्षेत्र के लिए सबसे जरूरी है, ये प्रमुख समस्या है। जब हम शिक्षित हो रहे हैं तो या तो तकनीकी शिक्षा ले रहे हैं तो हमको स्किल्ड मैन पावर के तौर पे अपने को डेवलप करना है, और गैर तकनीकी शिक्षा ले रहे हैं तो आपको एटलीस्ट उस विषय का एक्सपर्ट बनना है, तब जाकर के सरकारी और निजी क्षेत्र में नौकरी मिलेगी। जब अच्छी नौकरी मिलेगी तब आपके परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति बदलेगा। अदरवाइज हम लेबर सप्लाई सेंटर के तौर पे कार्य कर रहे हैं। अगर 100 युवा बाहर जा रहे हैं तो 90 लोग जाकर के मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, 12 घंटा 14 घंटा काम करके 18 से 20 हजार रुपया कमा रहे हैं। उससे उनके परिवार की दाल रोटी तो चल रही है, लेकिन उनके परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति नहीं बदल रही है, जिसको बदलने की जरूरत है। तो सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव। दूसरी समस्या जो हमारे बैरिया विधानसभा की है कि हम दो नदियों के बीच में हैं, जिसके चलते हर साल बाढ़ और कटान से हजारों लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, हजारों लोग बेघर हो रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं और उनके आंख के सामने उनके खेत, जमीन, जायदाद सब नदियों में विलीन हो रहे हैं। इस पे अस्थायी समाधान की जरूरत है कि कटान रुके,
बाढ़ की समस्या का निजात मिले, लोग सुखमय और आनंदमय जीवन जी सके। और जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या है कि जो मेरे क्षेत्र में कि वहाँ पे स्वास्थ्य के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन उसमें जिस लेवल के डॉक्टर्स और डॉक्टरों के कार्य करने की प्रवृत्ति और जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उनकी जरूरतें हैं, जो नहीं होने की वजह से स्वास्थ्य सेवा का थोड़ी कमी है, उसको दुरुस्त करने की बहुत ज़रूरत है। नहीं तो हमारे यहाँ से लोगों को अगर रात में किसी की तबीयत खराब होती है तो वो सही समय पे हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाते। मतलब ये कह सकते हैं कि जो हालत अभी बिहार की है, वही हालत कहीं ना कहीं पूर्वांचल की जो उत्तर प्रदेश के एरिया हैं वहाँ देखिए, कल्चरली नॉर्थ बिहार और ईस्टर्न यूपी तो मिला हुआ है और सिर्फ एक प्रशासनिक बॉर्डर है, लेकिन कल्चरली हम लोग वेल कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के रहन सहन, खान पान, शादी विवाह, सब चीज एक ही है। तो हमारे यहाँ समस्या स्वास्थ्य की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि सरकारें ईमानदारी से प्रयास करती हैं या कर रही हैं, इस समय भी काफी अच्छे काम हो रहे हैं, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, बलिया में भी मेडिकल कॉलेज स्वीकृत है, लेकिन अभी भी स्कोप है कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उसको और थोड़ा मजबूती प्रदान करने की जरूरत है, ताकि अच्छे डॉक्टर हों और आकस्मिक बीमारियों की तत्काल उपचार शुरू हो, समय से उपचार शुरू हो, इसकी करने की जरूरत है। लेकिन सर कहीं ना कहीं आज के समय में जो जनता है उसको जो भी मतलब सरकारी तंत्र है या संस्था है उस पर भरोसा कम होते हुए दिख रहा है, तो इसका रीजन क्या मानते हैं? देखिए, मैं इसका रीजन सिंपल है कि डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप बहुत है। देखिए, सरकार की भी मजबूरी है, सरकार के पास भी एक लिमिटेड फंड होता है और जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से सरकार की इंटेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार तो चाहती है कि हर दरवाजे पे, हर घर, हर व्यक्ति के पास पहुंचा जाए और विशेषकर समाज के निचले पैदान पे जो लोग बैठे हैं उनकी जीवन स्तर को सुधारा जाए। लेकिन प्रश्न यह है कि आपके पास लिमिटेड बजट है और उस बजट में क्या आप सभी लोगों का भला 2-4-5 सालों में कर सकते हैं? तो मेरे हिसाब से नहीं, उसमें समय लगेगा और धीरे धीरे आप देखे होंगे, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी एक स्पीच सुन रहा था, इसमें बता रहे थे कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि आप देखिए छोटे छोटे जो फ्रांस, स्पेन, जापान और इंग्लैंड, फिनलैंड, ये सब छोटे छोटे देश है, उनकी जनसंख्या 3 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़ है, और आप 5-7 देश के बराबर के लोगों को आप गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आए, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। समय लगेगा, सरकारें प्रयास कर रही हैं, वर्तमान सरकार भी प्रयास कर रही है, हर सरकारें प्रयास करती हैं कि जीवन स्तर सुधारा जाए, और समय लगेगा, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण पे भी हम लोगों को काम करना होगा, तभी जाकर के हमारे पास जो संसाधन है वो संसाधन सबके पास समय से और जरूरत के हिसाब से पहुंच पाए। तो सर, जैसे प्रशासन है और जैसे जो समाज में लोग काम कर रहे हैं, अगर ये दोनों ईमानदारी से जुड़े हैं तो क्या इसका रफ्तार बढ़ सकता है विकास का? नहीं, मैं आपका प्रश्न समझा नहीं। जैसे कि जो सोशल वर्क करते हैं और प्रशासन में भी जो सरकारी फंडे आती हैं, जो भी चीजें होती हैं, अगर दोनों मिलके ईमानदारी से अपने कार्य को निष्ठापूर्वक करें तो क्या विकास की रफ्तार तेज हो सकती है? इसमें नो डाउट, आप कोई भी पॉलिसी बनाते हैं सरकारी तौर पे, तो उसमें अगर पॉलिसी बनाते समय जनता का भी राय लिया जाए और जनता से भी विचार विमर्श किया जाए, या सामाजिक रूप से जागरूक लोगों का भी राय मशविरा ले करके जो पॉलिसी बनेगी, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना आसान होगा और उसका आउटपुट भी बेहतर होगा। तो इसमें जन सहभागिता को सुनिश्चित करने से बेहतर पॉलिसी बनती है, बेहतर पॉलिसी बनेगी तो उसका इम्प्लीमेंटेशन आसान होगा, तो उससे निसंदेह आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। बलिया और बैरिया में अभी भी आप अगर जाते होंगे घर पे, तो सबसे ज्यादा आपको कौन सी मतलब चीजें हैं जो प्रभावित करती हैं, दिखती हैं? जैसे लाइक सड़क हो गया, या वहाँ पे सुचारू रूप से किन किन, जैसे तो आप पहले मेडिकल के बारे में बताई हैं, मेडिकल और शिक्षा को लेके, इसके अलावा भी और क्या मानते हैं जो जमीनी स्तर पे मूलभूत सुविधाओं? देखिए, हम बलिया में जाते हैं तो जो सबसे ज्यादा कष्टदायी जो बात मेरे लिए होती है कि गांव के गांव खाली हो रहे हैं। हर गांव में 30-40% घरों में ताला बंद है, अच्छे अच्छे घरों में ताला बंद है, सामान्य घरों में ताला बंद है। तो ये जो पलायन हो रहा है, ये पलायन हमारे जिले के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए सबसे दुखदायी है। आप किसी भी गांव में जाएंगे, युवाओं की संख्या कम है, बुजुर्ग ज्यादा है,
तो एक तरफ रोजगार के लिए युवा बाहर जाकर के मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और गांव पे बूढ़े माँ बाप अपने बाल बच्चों के बिना जीवन यापन कर रहे हैं, उनका जीवन कठिन है। तो जो सबसे ज्यादा कष्टदायी जो समस्या हमको दिख रही है कि गांवों से पलायन को रोकना बहुत जरूरी है, और पलायन तभी रुकेगा जब हम रोजगार के साधन अपने क्षेत्र में उपलब्ध कराएं और युवा हमारा बाहर न जाकर के अपने जिले, अपने घर, अपने गांव में रह करके रोजगार प्राप्त करे, ताकि परिवारों के साथ रह करके एक अच्छी जिंदगी जी सके। जी, ये हमारा सेकेंड लास्ट सेगमेंट है यूथ और एस्पिरेंट्स के ऊपर। जो युवा सिविल रेलवे सर्विस का सपना देखते हैं, उन्हें सबसे पहले कौन सी सच्चाई जाननी चाहिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि कोई भी सर्विसेज में सिलेक्शन आज के समय में कठिन है। तो आप कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, आप आईएएस के एग्जाम पास करना चाहते हैं या पीसीएस का एग्जाम पास करना चाहते हैं, आप पीसीएस का एग्जाम पास करना चाहते हैं, या आप एनडीए या सीडीएस में सिलेक्शन या डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हो, तो पहले तो आप लक्ष्य निर्धारित करिए और लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उस पद पे जाने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत इन द सेंस कि छात्र जीवन में पढ़ाई एकमात्र आपका लक्ष्य होना चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए। आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो लक्ष्य निर्धारित करके उसके लिए आपको समर्पित प्रयास करना पड़ेगा। और जब समर्पित प्रयास करते हैं तो ये मान के चलिए कि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पे कंपटीशन नहीं है। तो हर क्षेत्र में कंपटीशन है, लेकिन फिर भी मैं ये छात्रों और छात्राओं को मैं बोलना चाहता हूँ कि सबसे आसान है नौकरी पाना, क्योंकि नौकरी पाने के अलावा जितने भी सेक्टर है वहाँ पे स्कोप कम है, वहाँ पे पदों की संख्या कम है। क्योंकि मान लीजिए आप सिंगर बनना चाहते हैं तो टॉप 50 में आएंगे तब ना आपको देश के लोग जानेंगे या प्रदेश के लोग जानेंगे। लेकिन आईएएस की परीक्षा में 1000 वैकेंसी आती है, 1000 के आसपास हर साल। पीसीएस में भी 500, 800, 1000 आती है 4-5 प्रदेशों के पीसीएस। तो सरकारी नौकरी हर साल, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि 4-5 लाख से कम नहीं आती होगी। और निजी क्षेत्र में 20-25 लाख से कम वैकेंसी नहीं होगी पूरे साल का, पूरे देश का। इसमें कहीं ना कहीं माइंडसेट बहुत काम करता तो नौकरी में अगर आप निजी क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र में नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको शिक्षा के ऊपर बहुत ध्यान देना होगा। छात्र जीवन में आपको डाइवर्ट नहीं होना है, फोकस्ड होकर के परीक्षाओं की तैयारी करेंगे, आपको नौकरी जरूर मिलेगी। और नौकरी के अलावा जो अन्य सेक्टर हैं वहाँ पे परिस्थितियां और भी चुनौतीपूर्ण है, वहाँ पे आपको ज्यादा संघर्ष करना। बिल्कुल सर, सफलता में मेहनत तो बहुत जरूरी है, लेकिन इसके अलावा गाइडेंस भी एक जो चीज होती है बहुत जरूरी होती है। तो इससे मैं आपके इस प्रश्न से मैं सहमत हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिस एक चीज की कमी है वो ये है कि परीक्षाओं के प्रति हमारे बच्चे तो जागरूक हैं या बच्चे तो चाहते हैं, लेकिन उनको उचित माध्यम या उचित दिशा निर्देश या गाइडेंस नहीं मिलने से कभी कभी वो लोग भटक जाते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारना इसलिए भी जरूरी है कि वहाँ के बच्चों को जैसे शहरों में तमाम संस्थाओं के माध्यम से उनको गाइडेंस मिल रहा है, वैसा गाइडेंस अगर ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलने लगे तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में कैलिबर ज्यादा है और वो लोग सफलता का दर उनकी बढ़ जाएगा। तो सर, आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती आप क्या मानते हैं युवाओं में, इम्पेशेंस या डायरेक्शन की कमी? इसको हम दोनों तरीके से देख सकते हैं कि इम्पेशेंस इसलिए है कि आज के समय में सफलता का मापदंड अच्छा रोजगार पाना हो गया है। तो बच्चे जो है, समाज चूंकि अर्थ प्रधान है, तो बचपन से यूकेजी और एलकेजी से बच्चों के पेरेंट्स इतना बच्चों की बचपना को छीन ले रहे हैं और इतना ज्यादा दबाव बना रहे हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये बनना है वो बनना है, उसमें उनका बचपना खो जाता है और वो इम्पेशेंट होकर के वो किसी भी माध्यम से कुछ भी हासिल करने की कोशिश करते हैं जो उनका लक्ष्य है। तो एक तो समस्या वहां है कि गार्जियन को भी सोचना है कि बच्चों को बच्चा समझ करके उसका नेचुरल ग्रोथ होने दीजिए, उसके ऊपर बहुत ज्यादा बाह्य दबाव डालने की जरूरत नहीं है। जब उसकी उम्र होगी तो वो, अगर वो समझदार और विवेकशील होगा तो उम्र होने पे वो खुद समझदार हो जाएगा। तो छोटे उम्र में बच्चों के ऊपर ज्यादा दबाव न बनाया जाए, उसका नैसर्गिक विकास होने दिया जाए और
उसको ये बताया जाए कि कोई भी परीक्षा या रोजगार का कोई भी एग्जाम अंतिम एग्जाम नहीं होता है। जीवन में अगर आपको सरकारी या निजी क्षेत्र में नौकरी नहीं मिलती है तो इसके अलावा भी समाज में बहुत सारी संसाधन उपलब्ध है, साधन उपलब्ध है, जिससे आप अपनी समाज में आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। तो माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों को इम्पेशेंट होने से रोके और उनको पेशेंस के साथ काम करने का रास्ता दिखाए और तालमेल बैठाएं। तालमेल बैठा। जी जी, आप सामाजिक कार्यों में काफी सक्रिय रहते हैं। क्या जमीन पर काम करते हुए कभी ऐसा महसूस होता है कि व्यवस्था में और गहराई से योगदान देने की जरूरत है? देखिए मुझे कभी कभी लगता है, देखिए मैं किसी सरकार को के ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ और हर सरकारें अपने स्तर से प्रयास करती हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि सरकार के नियत में कोई खोट नहीं होता। सरकार तो चाहती है कि जो भी फंड हो और जो भी नियम और कानून बने और जो भी पॉलिसी बने उसको मैक्सिमम लोगों तक लाभ पहुंचे। लेकिन होता क्या है कि जब हम इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो वहां पे एक अनार और 100 बीमार की प्रॉब्लम आ जाती है। उसमें जो है, जो हमारे सरकारी अमला है, वो अमला जो है उस पॉलिसी और सरकार के नियत के हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है और वहां से जनता के बीच असंतोष पैदा होता है। तो मेरा मानना है कि जिस आदमी को सामाजिक स्तर पे ज्ञान ज्यादा होगा और गांव की, ग्रामीण क्षेत्रों की समझ ज्यादा होगी, वो उतना ही बेहतर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकता है। सर, आखिर के 2 सवाल हैं। जी, जो लोग समाज के बीच लगातार काम करते हैं, उसमें से आप भी हैं एक, क्या भविष्य में वो किसी बड़ी सार्वजनिक भूमिका में दिख सकते हैं? आपका इस पर क्या विचार है? नहीं, देखिए आप अगर समाज में काम कर रहे हैं या राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं तो जो भी आज के समय में राजनीतिक नेतृत्व करता है या प्रशासनिक नेतृत्व करता है वो सामान्य लोग थे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी जगह बनाई, अपनी मेहनत, ईमानदारी और हार्ड वर्किंग से उन्होंने पोजीशन बनाया है। कोई ऊपर से तो बनकर आया नहीं है। तो जो भी आदमी समाज में देश के लिए काम करेगा वो देश के सर्वोच्च नेतृत्वकर्ता बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लोकतांत्रिक देश और लोकतांत्रिक देश में कोई भी किसी भी स्तर पे जा सकता है और हमारे सामने तो उदाहरण है, ऐसे सामान्य परिवार से निकले हुए लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं। जैसे आपके यहाँ चंद्रशेखर, हाँ, चंद्रशेखर जी हमारे युग पुरुष हैं और वैसे महापुरुष युगों में पैदा होते हैं। एक सामान्य परिवार से निकल करके बिना किसी पद को धारण किए और अचानक आपको देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए, इसलिए वो महान पुरुष थे और युगों में ऐसे लोग पैदा होते हैं। इस सामान्य परिवार से निकल करके देश के सर्वोच्च पदों पे आप पहुंचे। कहीं ना कहीं उनसे प्रेरणा मिलती रहती है। वो प्रेरणा स्रोत हैं, वो मेरे ही नहीं लाखों लोगों के प्रेरणा स्रोत है कि एक सामान्य परिवार का बच्चा जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने जाता है और बिना किसी पद को धारण किए, चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष, हर आदमी उनका सम्मान करता है और सरकारें किसी की भी हो, लेकिन उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र को बचाने से लेकर लोकतंत्र को विकास से लेकर के देश के विकास में उन्होंने अहम योगदान दिया। जी सर, आखिरी सवाल, अगर कभी समाज आपको बड़ी जिम्मेदारी में देखना चाहे तो क्या सेवा का दायरा बदलता है या भावना वही रहती है? भावना वही रहती है। भावना यही है कि जिस समाज से आप निकल कर आए हैं उस समाज की मूलभूत समस्याएं जो हैं, जो मूलभूत जरूरतें हैं, उस जरूरतों को कितना जल्दी आप ठीक कर सकें, लक्ष्य जीवन का ये है। आप जिस क्षेत्र में हैं, आप छोटे पद पे हैं तो छोटा दायरा है, बड़े पद पे जाएंगे तो बड़ा दायरा होगा, लेकिन लक्ष्य वही है कि समाज के निचले पैदान पे खड़े हुए लोगों के जीवन स्तर को कैसे सुधारा जाए। जी, ये जीवन का लक्ष्य। चलते चलते एक मेरे मन में सवाल आया है कि हम लोग पूर्वांचल के हैं तो क्या आज भी आप अपने गांव जाते हैं तो वहाँ लोगों से एक अफसर की तरह हिंदी इंग्लिश में बात करना पसंद करते हैं या भोजपुरी में भी बतियाते हैं? मैं जब गांव के लिए निकलता हूं तो जो ऑफिसर वाला पद है वो खूंटी पे टांग करके तब मैं गांव के लिए निकलता हूं। मुझे कोई अगर सर बोल देता है तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे एक चाटा मारा है। मैं चाहता हूं कि मैं गांव जाऊं, समाज में जाऊं, तो मैं जिस लायक हूं, अगर भैया हैं, उम्र में बड़े हैं तो भैया हैं, छोटे हैं तो बबुआ हैं या चाचा हैं या आपके जो भी रिश्ते में लगते हैं, वो अगर कोई बोलता है तो मुझे खुशी होती है। कोई अगर सर मुझे बोलता है तो मुझे बहुत ही खराब लगता है। मुझे लगता है कि मैं समाज के साथ ठीक से कनेक्ट नहीं हुआ, नहीं जुड़ा हूँ, जिसके चलते मुझे आज भी लोग अधिकारी समझते हैं।
अधिकारी की पहचान मैं यहीं पे छोड़कर जाता हूँ। चलते चलते सर, आप अपने बलिया जो आपका जनपद है और बैरिया के लिए कुछ भोजपुरी में एक संदेश दीजिए, ताकि वहाँ के लोग रिलेट कर पाए कि हाँ, कि बाबू बड़का बाबू बने हैं लेकिन आज भी गांव का वो मिट्टी उनके अंदर जिंदा है। देखिए सब है, आप सबके हम बताओ तने कि भोजपुरी माटी में वो शक्ति, वो उर्वरा शक्ति बा, वो कैलिबर बा कि दुनिया के कोनो परीक्षा कोनो ऐसा लक्ष्य नहीं है जो भोजपुरी बोले वाला, भोजपुरी माटी से निकले वाला लोग हासिल नहीं कर सके। खाली ज़रूरत बा कि हमनी के सही समय पे सही दिशा में प्रयास कर जाओ। हमनी के बच्चन के पास इतना कैलिबर बा कि देश ना वैश्विक स्तर पे अपन मान सम्मान बढ़ौले बड़ा सा और अपन जो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में लोहा मनवाए। तो हम यह कहल चाहते नहीं कि लइकन के कैलिबर क्षमता में कोनो समस्या नहीं है। समस्या बा कि हमने के तनी जागरूक होकर के सही दिशा दिहल जाओ और सही समय पर लइका प्रयास कर सके तो दुनिया के कोनो ऐसा लक्ष्य नहीं है जो कि हासिल नहीं कल जा सकत। जी सर, चलते चलते आपको आज का ये पॉडकास्ट करके मेरे साथ कैसा लगा? आपसे तो मेरी ज्यादा बात नहीं हो पाई है पहले भी, लेकिन फिर भी आप कुछ बोलना चाहें ताकि मैं प्रेरित हूँ। नहीं, मैं आपको शुभकामना देता हूँ। आपने अच्छे प्रश्न पूछे और समाज की बेहतरी के लिए आप प्रश्न पूछे और प्रयास भी आप कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि समाज में जो भी जागरूक लोग हैं अपने माध्यम से लोगों को भी जागरूक करें और अपने दर्शकों के माध्यम से आपकी बात और जो भी व्यक्ति पॉडकास्ट दे रहा है उसकी बात पहुंचे, ताकि लोगों के अंदर जागरूकता है और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की दशा और दिशा सुधरे। जी तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं निर्भय नारायण सिंह जी, जिनके साथ बात करके मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सबको प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद और प्रणाम। जय हिंद।